Let's make career. आजकल अगर आप खबरों पर नज़र डालें तो आपको दिखाई देगा कि ईरान और इजराइल में एक युद्ध चल रहा है। इजराइल और फिलिस्तीन में एक युद्ध चल रहा है। ऐसे ही भारत और पाकिस्तान के बीच में एक विवाद चल रहा है। कुछ दिनों पहले आपने देखा होगा ऑपरेशन सिंदूर जिसको नाम दिया। ऐसे ही आप देखते हैं रूस और यूक्रेन में एक युद्ध चल रहा है। इसके अलावा जहाँ युद्ध नहीं भी चल रहे हैं वहाँ भी कुछ विवाद है। जैसे कि अमेरिका और चीन में ट्रेड को लेकर एक विवाद है। कुछ दिनों पहले हमने देखा कि अमेरिका के राष्ट्रपति ने कुछ ऐसे बयान दिए कि अलग-अलग देशों की कुछ अलग-अलग राय उस पे आई। जैसे कि कुछ समय पहले आपने एक टैरिफ शब्द सुना होगा, जिसको कहा गया ट्रम्प टैरिफ, कि सारी दुनिया पर ट्रम्प टैरिफ लगाना चाहते हैं। यानी ये सारी खबरें सुनने के बाद आपके दिमाग में एक जिज्ञासा पैदा होती है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध कैसे काम करते हैं। ये सारे देशों के बीच में जो संबंध है, क्यों ये युद्ध हो रहे हैं, बिज़नेस में ट्रेड डील क्या है, टैरिफ क्या है, ये सब तो होती है एक सामान्य बात है जहां हमको अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की समझ पैदा होती है। लेकिन अगर स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आज स्टूडेंट्स ये जानना चाहते हैं कि इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ने के बाद हमको करियर में क्या-क्या ऑप्शन मिलते हैं। कि अगर कोई स्टूडेंट आईआर यानी कि इंटरनेशनल रिलेशन को एक सब्जेक्ट के तौर पर लेता है, ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन या उसके बाद आगे पीएचडी करता है, तो उसको ये जानना है कि इसमें करियर की हमारे पास क्या-क्या संभावना है। ऐसी सारी बातों पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ हैं अभ्युदय वाजपेयी। अभ्युदय, स्वागत है आपका। अभ्युदय इंटरनेशनल रिलेशन यानी कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में रिसर्च स्कॉलर हैं। आज हम इनसे चर्चा करेंगे कि आईआर में करियर के ऑप्शन क्या-क्या हैं, इसमें जॉब कहाँ कैसी मिलती है, गवर्नमेंट जॉब होती है, प्राइवेट जॉब में क्या-क्या स्कोप है, सैलरी कहाँ कितनी मिलती है, भारत में आप काम करते हैं या विदेश में काम कर सकते हैं, या कौन-कौन सी यूनिवर्सिटी कॉलेज हमको ये सारे कोर्स करने की अपॉर्चुनिटी प्रदान करते हैं। इन्हीं सारी बातों पर हम चर्चा करेंगे। स्वागत है अभ्युदय आपका। सबसे पहले शुरुआत में ये बात कि आईआर यानी कि इंटरनेशनल रिलेशन जिसको हम कहते हैं, सामान्यतः ये है क्या? एक सब्जेक्ट के रूप में बात करें तो इसमें हमें क्या पढ़ना होता है? बिल्कुल सर, सबसे पहले तो आपका बहुत-बहुत धन्यवाद इस विषय पर बात करने के लिए, क्योंकि लोगों को जितना मैंने नोटिस किया है, वो किसी इंस्टेंस पर आइडेंटिफ़ाई करते हैं कोई सिचुएशन, जैसे आपने एग्ज़ाम्पल दिया रशिया, यूक्रेन हाँ, या फिर इज़राइल, फ़िलिस्तीन, फिलिस्तीन बात। ये इश्यू चल रहा है। तो लोगों की पर्टिकुलरली सब्जेक्ट के बारे में नॉलेज कम है, इश्यूज़ पे वो ज़्यादा इंटरेस्टेड है। सबसे पहले तो आपको धन्यवाद इस पर बात करने के लिए। जैसा आपने पूछा, थोड़ी-सी मैं रेलेवेंसी पे भी बात कर लेता हूँ कि सिर्फ़ यही नहीं है आईआर का मतलब कि आप जियोपॉलिटिक्स या डिप्लोमेसी। हाँ, ये एक और बात, बहुत सारे लोगों को जियोपॉलिटिक्स और आईआर का भी अंतर नहीं पता है। उनको लगता है जियोपॉलिटिक्स ही आईआर है, आईआर ही जियोपॉलिटिक्स है। तो हाँ, ऐसी बातों भी हमको बताते जाएँ आप। जी, जी, बिल्कुल। तो सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आईआर हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी बहुत रेलेवेंट है। हमारी साबुन की टिकिया से लेके सिलिकॉन चिप तक हर जगह हम इंटरनेशनल रिलेशंस, अंतर्राष्ट्रीय संबंध सावधानी से कह रहे वही हैं, बिल्कुल। कहीं भी इंटरनेशनल मार्केट में कुछ भी होता है, यहाँ लैपटॉप की कीमतें बढ़ जाती हैं, लोग बस एनालाइज़ उतना नहीं कर रहे। जैसा आप बोल रहे हैं करियर की बात, तो इसमें अभी हम बात करते हैं आगे कि और क्या-क्या करियर्स हैं। सबसे पहले जैसे हम बात करना चाह रहे हैं, जैसे जो स्टूडेंट्स हैं जो उनको क्या है बातों में तो बहुत मज़ा आता है। भाई ईरान में, इज़राइल में क्या चल रहा है, लड़ाई सबको इधर बम वम गिरा दिए, उधर गिरा दिए। ये भारत और अमेरिका में ट्रेड को लेके युद्ध चल रहा है। पहले उनको हमको ये समझाना है कि आईआर सब्जेक्ट क्या है, इसमें क्या पढ़ना होता है? सर ये ना एक मिश्रण है पॉलिटिकल साइंस का, जी, इकोनॉमिक्स का, आपकी साइंस एंड टेक्नोलॉजी का और फिर करंट इवेंट्स का। जी। इंटरनेशनल रिलेशंस अपने आप में बेसिकली जब शुरू भी हुआ था तो दो स्कूल ऑफ थॉट थे, ब्रिटिश स्कूल ऑफ थॉट और अमेरिकन स्कूल ऑफ थॉट, वहीं के स्कॉलर्स ने इसको दिया है थे। एशिया में अब ये बहुत नया है और यहाँ पर इसको जिस सांचे में ढाल रहे हैं कि सवाल एक बार आप वापस बोल देंगे ये कि भाई सब्जेक्ट क्या है, हमको समझ आ गया है। कि बेसिकली करंट इवेंट्स के ऊपर ज़्यादा फोकस है यहाँ पे, और मैं कॉर्पोरेट में भी देखता हूँ तो उसी पर फोकस कर रहे हैं ज़्यादा कि करंट इवेंट्स, ये सिर्फ करंट इवेंट्स नहीं है, जियोपॉलिटिक्स जैसा हम कह रहे थे, जियोपॉलिटिक्स और डिप्लोमेसी ये सिर्फ इसका एक एस्पेक्ट है। जियोपॉलिटिक्स मतलब ज्योग्राफी और पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट्स क्या है। हाँ, दोनों मिल रहे हों, दोनों दा एक अगला सवाल ये है कि इसमें करियर की अपॉर्चुनिटी क्या-क्या है? अगर कोई आईआर पढ़ता है, एक और इसके साथ ही जुड़ा हुआ है, उस सवाल पे भी आएँगे, या पहले वो सवाल लेते हैं
कि इसमें ग्रेजुएशन होती है या पोस्ट ग्रेजुएशन होती है, या आगे इसमें कौन-कौन सी पढ़ाई होती है, यानी कौन-कौन सी डिग्री मिलती है, और उसके बाद करियर के ऑप्शन हमारे पास इसमें क्या-क्या है? सर सबसे पहले तो ये पढ़ाई बैचलर्स में कर सकते हैं आप, मास्टर्स में कर सकते हैं और उसके बाद ऑब्वियसली पीएचडी में आप कर सकते हैं। जी। और बैचलर्स में मैं पर्सनली रेकमेंड इसलिए नहीं करूँगा, जैसे मैंने पहले बताया, ये मिश्रण है पॉल साइंस, इकोनॉमिक्स, साइंस एंड टेक, बहुत अलग-अलग सब्जेक्ट्स का। मेरा खुद भी फिज़िक्स का बैकग्राउंड है। मैं बाहर पढ़ने गया था, उसके बाद मैंने इंटरनेशनल रिलेशंस किया। तो मेरी जो ओपिनियन है वो ये है कि आप मास्टर्स के लिए कोर्स करें, क्योंकि ये एक स्पेशलाइज्ड कोर्स है जी। और आप कभी भी सीख सकते हैं। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि कोई अलग लैंग्वेज सीखनी है, कोडिंग करनी है, वैसा कुछ नहीं है। और इंडिया में कौन-कौन से इंस्टीट्यूट, या इंडिया के अलावा फॉरेन में भी कौन-कौन से ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं, जो इंटरनेशनल रिलेशन में कोर्सेज़ ऑफ़र करते हैं और वहाँ पढ़ाई होती है? सर सबसे पहले इंडिया की बात कर लेते हैं। इंडिया में जो अच्छे कॉलेजेस हैं, जिनसे आपको करना चाहिए, वो है जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, जेएनयू। जी। जेएनयू, जामिया मिलिया इस्लामिया है। हाँ। इसके बाद आप साहू एक यूनिवर्सिटी है, साउथ एशियन यूनिवर्सिटी, फिर जादवपुर यूनिवर्सिटी है। ये 4 जो मैं टॉप मानता हूँ है। इसके बाद हम प्राइवेट कॉलेजेस में आते हैं। प्राइवेट कॉलेजेस में अगर हम दिल्ली वाले रीजन के आसपास देखते हैं तो ओपी जिंदा दही होता है, एमिटी में होता है, नेपाल में होता है, सिम्बायोसिस में होता है। ये कॉलेजेस हैं जहाँ पे आप पढ़ सकते हैं इस सब्जेक्ट के बारे में डिटेल। अब प्रोग्राम की फ़ी वगैरह, या अगर ऐसा कुछ आपको आइडिया हो, जैसे हाँ सर, ग्रेजुएशन कोर्स अगर करते हैं या पोस्ट ग्रेजुएशन, जैसे आपने बताया कि आपका सजेशन है कि भई इसमें पीजी करना ज़्यादा फ़ायदेमंद है बजाय कि ग्रेजुएशन के। तो अगर ये कोर्स में स्टूडेंट एडमिशन लेता है, तो पहले जो आपने टॉप मोस्ट जो अच्छे-अच्छे कॉलेज बताए, जैसे कि जेएनयू में, जामिया मिलिया में, वहाँ प्रोसीजर क्या है पहले तो, कि एडमिशन कैसे मिलता है? क्या कोई एग्ज़ाम देना होता है? और एग्ज़ाम के बाद उसका फ़ी स्ट्रक्चर क्या है, वो क्या होता है? सर सरकारी कॉलेजेस हैं जैसे जेएनयू हो गया, जामिया मिलिया हो गया, तो इनमें तो आपका सीयूईटी स्कोर मैटर करता है और एंट्रेंस एग्ज़ाम है। आप जी। जितना अच्छा स्कोर करेंगे, आप जा सकते हैं। किसी को पीएचडी के लिए जाना है तो आपका नेट का एग्ज़ाम है। सीयूईटी और पीजी के लिए जाना, तो पीजी वाला, फिर उसमें आगे हमको सब्जेक्ट चुनना होगा और चुनना। ठीक है। और आपका स्कोर मैटर करेगा। कट ऑफ भी बहुत हाई जाती है, मुझे एग्जैक्ट नंबर अभी याद नहीं है, लेकिन बहुत हाई जाती है जे मतलब आईआर वाली कट ऑफ ही अलग से हाई जाती, सब्जेक्ट वाइज अलग से कट ऑफ निकाली जाती, हाँ या कॉलेज के हिसाब से? नहीं नहीं सर, ये अगर आप जेएनयू का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो पॉलिटिकल साइंस और आईआर की जो भी कट ऑफ है उनके हिसाब से मतलब लोगों की प्रायोरिटी में ये होता है जैसे यूपीएससी का हम एग्जाम देते हैं, तो उसमें भी, यूपीएससी में भी, जिनके मतलब हाईएस्ट जो मार्क्स होते हैं वो उनको आईएएस मिलता है। तो क्या इसमें भी वैसा है कि जैसे मान लो आपको जेएनयू तो मिल गया, अब उसमें आपने अपने सब्जेक्ट्स की प्रायोरिटी भरी, तो क्या आजकल स्टूडेंट्स आईआर को मतलब हायर प्रायोरिटी पे लेते हैं? सर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है आजकल इन दिनों। जेएनयू और इन इंस्टीट्यूशंस में तो बढ़ ही गया है, यूपीएससी में भी बहुत बढ़ गया है, नेट के एग्ज़ाम में भी बहुत बढ़ गया है, क्योंकि बहुत ग्रोइंग है, फील्ड ग्रोइंग है और पॉलिटिकल साइंस के साथ ही ये जुड़ता है। अलग से आईआर आप नहीं देखोगे। आपने यूपीएससी की बात की, जैसे यूपीएससी में एक तो ऑप्शनल सब्जेक्ट में भी शायद पॉलिटिकल साइंस के साथ ये आईआर है। उसके अलावा जीएस वाले पेपर में भी आईआर का काफ़ी अच्छा खासा योगदान है। और जहाँ तक जितनी मेरी समझ है, जितना मैंने सुना, कि दिल्ली की जो खास बड़े-बड़े यूनिवर्सिटी कॉलेज हैं, इनमें पढ़ने वाले जो ज़्यादातर स्टूडेंट्स हैं, वो साथ के साथ यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। जैसे कि डीयू में पढ़ने वाले, जेएनयू में पढ़ने वाले, जामिया मिलिया में। तो क्या ये भी ऐसा है कि बहुत सारे स्टूडेंट आईआर कुछ ले लेते हैं, कि साथ के साथ ये यूपीएससी की प्रिपरेशन के लिए भी फ़ायदा देता है? जी सर, ये बहुत वैलिड पॉइंट है। देता है फ़ायदा, क्योंकि आपका करंट प्रिपेयर हो रहा है। आपके एक सब्जेक्ट से 4 सब्जेक्ट प्रिपेयर हो रहे हैं, जो करंट में आ रहा है। हाँ। आपकी इकोनॉमिक्स प्रिपेयर हो रही है, आपका स्टैटिस्टिक्स भी काफ़ी हद तक प्रिपेयर हो रहा है, क्योंकि आप डेटा एनालाइज़ करते हो। अगर आप आईआर में रुचि रखते हो, आप अखबार पढ़ोगे, ऑब्वियसली आप डेटा में स्ट्रॉन्ग होगे। आपका पेपर 1 जो जनरल सेक्शन होता है सीस है, उसमें भी आपको हेल्प करेगा डेटा इंटरप्रिटेशन। जी। अब इसके बाद कि कहाँ कौन से कॉलेज, जैसे कि गवर्नमेंट के बाद अगर प्राइवेट कॉलेज की तरफ जाएँ, अगर गवर्नमेंट में एडमिशन ना मिल पाए, तो इसकी फ़ीस कितनी, क्या बहुत ज़्यादा हायर कुछ अमाउंट है, कि जो आम आदमी है वो इसको अफ़ोर्ड नहीं कर पाता? अगर आपको वो फ़ीस स्ट्रक्चर का आइडिया हो तो आप बता सकते हैं। सर इस पर मैं एक इंटरेस्टिंग बात भी बोलना चाहूँगा जी। कि
इस कोर्स को कहा जाता है कि एक एलीट कोर्स है, यानी एलिट क्लास का कोर्स है कि भाई आम आदमी जानते नहीं होता होगा, वो कहेगा कि हिस्ट्री में एमए कर लिया, पॉलिटिकल साइंस में कर लिया, ऐसे कम लोगों को पता है। सर ये जैसे हमारे साथ भी होता है, जैसे मैं नौकरी कर रहा हूँ, मैं इसी फील्ड में कर रहा हूँ, मैं किसी को बताता भी हूँ कि इंटरनेशनल रिलेशंस क्या है, तो जो थोड़ा पढ़े लिखे तबके का आदमी है वो समझ पाता है। समझ पाता है, नॉर्मल आदमी को समझ नहीं आता कि क्या है इंटरनेशनल रिलेशन। वो यूजुअली समझ लेता है किसी टाइप का एमबीए है, ऐसा जबकि नहीं है। ये अच्छा सवाल है आपका। तो सर मैं इस पे फीस स्ट्रक्चर बताता हूँ। जो सरकारी यूनिवर्सिटीज़ है उनमें तो बहुत नॉमिनल है, हर कोई अफोर्ड कर सकता है, जेएनयू और जामिया मिलिया और जितने भी हैं। लेकिन साउ है, जैसे साउथ एशियन यूनिवर्सिटी, तो सार्क नेशंस का है। अब उसकी फीस है अच्छी है, मतलब 1-1.5 लाख के आसपास है जितना मुझे पता है ईयरली, 1 साल की, और इंक्लूडिंग हॉस्टल थोड़ी और भी बढ़ सकती है। और ये 2 साल का कोर्स होता है। जी, 2 साल का कोर्स होता है। बैचलर्स अगर कोई कर रहा है तो कंबाइन भी होता है कई जगह, तो बैचलर्स के साथ भी आप कर सकते हैं, स्पेशलाइजेशन हो जाता है। और जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे सिम्बायोसिस, मणिपाल एमिटी, यहाँ पे 1 साल की फीस 3 लाख है, और आपका हॉस्टल अलग है। तो आप ये मान लीजिए कि आपके 15 लाख के आसपास का खर्चा है 2 साल का ही। ठीक है। अब मान लेते हैं कि किसी ने ये वाली पोस्ट ग्रेजुएशन आईआर में कर ली, ये कोर्स कर लिया। अब करने के बाद अब आगे उसके लिए करियर कहाँ कहाँ ऑप्शन खुलते हैं? क्या केवल सरकारी नौकरी या यूपीएससी की बात हो गई इसमें, या प्राइवेट सेक्टर में भी, या किसी एमएनसी में जैसे आप कह रहे हैं, या मतलब जहाँ कोई ऑटोनोमस बॉडी में, कहाँ कहाँ इसमें ऑप्शन है करियर को लेकर? सर सबसे पहले तो इस पर एक चीज़ है कि करियर में इंटर्नशिप्स भी आ जाती हैं। हाँ, तो इंटर्नशिप भी कहाँ कहाँ से होती है जैसे? तो इंटर्नशिप्स के लिए मैं डायरेक्टली कुछ कंपनीज के नाम ले देता हूँ कि एक कंपनी जैसे मैक्स है, वहाँ पे बच्चे देख सकते हैं। थिंक टैंक्स बहुत सारे हैं, और एक चीज़ और, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर हाँ, वो खुद डालते हैं वैकेंसी कि हमारे लिए आप इंटर्नशिप ये आप बता रहे हैं कि कहाँ कहाँ आप इंटर्नशिप कर सकते हैं जी। तो आप यहाँ डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो। उसके अलावा एक अच्छी कंपनी और मैं बता देता हूँ, एप्को वर्ल्ड वाइड करके एक कंपनी है, अगर किसी को इंटरनेशनल जाना है इस फील्ड में तो आप जा सकते हो। इसके अलावा जो सरकारी नौकरियां हैं वो तो है ही, इंडियन फॉरेन सर्विसेज, वो तो आपको यूपीएस, अब वो तो यूपीएससी के थ्रू आपको कोई वहाँ से करना, नेट दे सकते हो, प्रोफेसरशिप कर सकते हो। ये हुआ सरकार अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में प्रोफेसर की जॉब आप कह रहे हैं। इन संस्थानों में जिनके मैंने नाम भी लिए, और इनमें अच्छा पे करते हैं क्योंकि आपकी रिसर्च। अब ये फिर वही वाली बात जैसे कि आपने कहा ना, एलिट क्लास वाली जॉब होगी, तो यहाँ तो जैसे कि किसी डीयू में, जेएनयू में या जामिया में, इस तरह की यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बनना, तो अभी भी आम आदमी उतना नहीं समझ पाता, उसको लगता है ये तो भी बहुत हाई पे काम है। एक जो सामान्य आदमी है, मिडिल क्लास फैमिली का कोई मान लो लड़का है, लड़की है, जो भी है, वो अगर आईआर सब्जेक्ट लेके पीजी करे, तो उसको कुछ ऐसा बनना चाहिए, अगर मान लो यूपीएससी क्वालिफाई नहीं हुआ, तब इस सब्जेक्ट का मतलब मैं कैसे यूटिलाइज करूं कि मैं कुछ पैसे भी कमा पाऊं इस सब्जेक्ट के माध्यम से, तो वो क्या क्या करियर ऑप्शन खोलते हैं? सर उसके सबसे पहले तो ये तरीका है कि आप किसी कॉरपोरेट कंपनी में ज्वाइन कर सकते हो अपनी डिग्री की बेसिस पे। और कॉर्पोरेट कंपनी में क्या काम मिलता है आईआर के थ्रू? सर उसमें दो पोस्ट होती है मोस्टली, एक होती है जियोपॉलिटिकल रिस्क एनालिसिस, और एक एनालिसिस। हाँ, और एक होती है थ्रेट इंटेलिजेंस एनालिस्ट। अच्छा। तो इन दोनों में ही बेसिकली कॉरपोरेट कंपनियां ज़्यादातर दो टाइप की होती हैं, या तो सॉफ्टवेयर रिलेटेड होती हैं, या बैंक्स होते हैं, बड़े बैंक्स जैसे डॉइश बैंक हो गया, या फिर सिटी बैंक हो गया, जेपी मॉर्गन हो गया, कोई भी बड़ा बैंक, ब्लैक रॉक वगैरह, उनके लिए आप रिस्क एनालिसिस करते हो। तो उसमें होता क्या है कि मतलब जियोपॉलिटिकल रिस्क एनालिसिस, जैसे अब कोई बड़ा बैंक है तो उसकी बहुत सारी ब्रांचेस हैं, सिर्फ इंडिया में तो है नहीं, वो यूरोप का बैंक है तो उसकी यूरोप में भी हैं, मिडल ईस्ट में भी हैं, एशिया में भी हैं। तो उनके अलग अलग रीजन्स होते हैं कि एशिया पैसिफिक की ये टीम हुई, जैसे मैं एशिया पैसिफिक में ही काम करता हूँ, अच्छा। तो वो टीम्स आपको असाइन कर देंगे। उनके अपने सॉफ्टवेयर्स भी होते हैं जहाँ पे आपको अलर्ट्स वगैरह बना के भेजने होते हैं कि अभी जैसे इसराइल और ईरान आईएसओ चल रहा है, तो हमारी ब्रांच कहाँ पे इफेक्ट हो सकती है। जैसे मान लो सिटी बैंक की कुछ ब्रांचेस आसपास के एरिया में, तो आपका जियोपॉलिटिकल एनालिसिस क्या है, ब्रांच प्रॉक्सिमिटीज़ कितनी है, थ्रेट कितना आ सकता है, रिस्क कितना है। और बैंक्स में या फिर बड़ी एमएनसीज में क्या होता है एक चीज़ कि आप जो ट्रैवलर्स बहुत होते हैं उनके इंटरनली कंपनी में, उनको भी आपको ही मैनेज करना पड़ता है। जैसे मान लो सामान्यतः हम लोग एक बात सुनते हैं, जो इस विषय की समझ कम रखते हैं, वो देखते हैं
कि कहीं भी युद्ध शुरू हुआ, युद्ध शुरू होते ही सेंसेक्स यानी कि अपना शेयर मार्केट एकदम डाउन हो जाता है कि अब हमको समझ नहीं आता ऐसा क्या हुआ, या इसके पीछे कारण क्या है। तो बेसिकली आप जो कहना चाह रहे हैं कि अगर आप एमएनसी में या कॉर्पोरेट में काम करते हैं, तो वहाँ आप उस कंपनी को ये बताएँगे कि अगर किसी दुनिया के किसी हिस्से में कोई लड़ाई चल रही है, कोई और इश्यू चल रहा है, तो उससे हमारे बिज़नेस को कितना लॉस हो सकता है या प्रॉफ़िट भी हो सकता है अगर, तो हमें कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए या कहाँ इन्वेस्ट करने से बचना चाहिए। तो क्या इस काम के लिए केवल आईआर का जो स्पेशलिस्ट है, उसको ही जॉब मिलती है या सामान्य किसी को भी रखा जा सकता है? नहीं सर, सामान्य आदमी को नहीं रखा जा सकता, क्योंकि इस काम के लिए जो आईआर में आप पढ़ेंगे चीज़ें, वो बहुत यूज़ में आएँगी। अब किसी को मान लीजिए यूरोप में कुछ चल रहा है, किसी को पता ही नहीं है ट्रीटी ऑफ वार्सो में हुआ क्या था और वो रेलेवेंट है इस टॉपिक से, तो वो आपकी हेल्प नहीं कर पाएगा उस वक़्त। पर आपको कनेक्ट करनी पड़ेंगी चीज़ें बहुत ज़्यादा। या फिर ऑनगोइंग कोई इश्यू है, अब मान लीजिए आप साइट पर हैं और इज़राइल ईरान करंट इश्यू, आपने ब्रेकिंग न्यूज़ देखा, लेकिन आपको पुराना कुछ भी नहीं पता उस बारे में, तो एक इंसान जिसे ऑलरेडी पता है वो तुरंत चीज़ डिलीवर कर देगा। यानी ये उन स्टूडेंट्स के लिए एक इम्पोर्टेंट बात हुई, जिनको लगता है कि आईआर यानी कि नौकरी करने के बाद आपको केवल यूपीएससी के माध्यम से ही विदेश सेवा आईएफएस में जॉब मिलती है। तो ऐसा नहीं है, उनको प्राइवेट फील्ड में भी काफ़ी अच्छा स्कोप है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में भी जो मल्टीनेशनल कंपनी है, वो एक स्पेसिफिक पोस्ट रखती है उन लोगों के लिए ही कि जो आईआर पढ़ के आए हैं, यानी इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ के आए हैं, और वो उस कंपनी को बता सके कि कहाँ पैसा लगाना फ़ायदेमंद है और कहाँ पैसा लगाना रिस्की हो सकता है, किस क्षेत्र में लड़ाई झगड़ा चल रहा है या कहाँ हम और ज़्यादा कमा सकते हैं किसी एक इश्यू की वजह से। जैसे अभी रूस और यूक्रेन वाला विवाद हुआ। अब रूस और यूक्रेन में कई सारे एस्पेक्ट्स हैं, अब हमको कुछ फ़ायदे भी हुए, कुछ नुकसान भी हुए। उसमें एक पॉइंट जैसे ही निकल के आया, जब सारी दुनिया ने रसिया पे बैन लगा दिया कि कोई उससे पेट्रोलियम या क्रूड ऑयल नहीं खरीदेगा, तो भारत ने उससे ले लिया उल्टा और हमारी सेल ज़्यादा बढ़ गई। तो बेसिकली ये सारे जो पैरामीटर हैं या कह सकते हैं एनालिसिस करना, ये करके आप कंपनी को देते हो। तो बेसिकली जैसे आपने बोला ये रशिया यूक्रेन वाला एग्जांपल, अब इसमें जैसे कंपनी आप मान लो इंडिया, एक बार ठीक, हाँ। हमें फ़ायदा हुआ, हम तो अपना फ़ायदा देखेंगे, अगर हम बिज़नेस करने बैठे तो इंडिया को फ़ायदा हो गया। अब यही मैं ले जाता हूँ, मैं जिस कंपनी के लिए काम कर रहा हूँ, तो मैं उसको कैसे निकालूँ उस सिचुएशन से और मैं कैसे डिप्लोमेटिकली क्या फैक्टर्स ला सकता हूँ। बिल्कुल, जो कंपनी के लिए फ़ायदेमंद रहे म यानी कि ये जो फ़ील्ड बनता है, ये प्राइवेट सेक्टर में भी आपको एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी और बाहर भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं आपके पास, अगर आप बाहर जैसे इंडिया से बाहर हमको क्या-क्या अपॉर्चुनिटी मिल सकती हैं? कुछ देश में बता देता हूँ, जैसे आप सिंगापुर जा सकते हैं, आप मिडल ईस्ट जा सकते हैं, वहाँ बहुत ग्रो कर रहा है अभी अभी, क्योंकि वहाँ कंपनीज़ एक तो बहुत आ गई हैं और शिपिंग इंडस्ट्रीज या शिपिंग कंपनीज जितनी भी हैं, वहाँ इसका स्कोप बहुत बढ़ रहा है। तो मैं ये बोलूँगा कि हांगकांग, सिंगापुर, दुबई, आप ये जगहें देख सकते हैं और कुछ और कंपनीज़ हैं जैसे पिंकर्टन वगैरह, आप उनमें देख सकते हैं। आप जैसा आपने कहा अभी कि आप सीधा अप्लाई करेंगे साइट से भी तो आपको पोस्ट दिखेगी कि थ्रेट इंटेलिजेंस एनालिस्ट रिक्वायरमेंट्स, मास्टर्स इन इंटरनेशनल रिलेशंस। जी। अच्छा, गवर्नमेंट जॉब पे जो हमारी बात थी, जैसा कि अब आपको पता ही है, अभी हमारे देश में सरकारी नौकरी की चाहत अभी भी बहुत ज़्यादा बनी हुई है। तो अगर आईआर पढ़ने के बाद यूपीएससी में सिलेक्शन ना हो, तो सरकारी नौकरी में ही और कौन-कौन से ऑप्शन बनते हैं? क्या जैसे कि जो विदेश सेवा में थिंक टैंक कह लो या उनको सुझाव देने वाले जो लोग हैं, क्या उनका बाकी का जो स्टाफ है विदेश सेवा में, क्या उसमें भी ऐसे लोगों की कोई लेटरल एंट्री का कुछ प्रोविज़न है या कहीं से इन लोगों को इंटरव्यू होती है? सर इसमें ना एम्बेसी जॉब्स बहुत ज़्यादा होती हैं, तो आप डायरेक्टली, मैं ये तो नहीं कहूँगा आप डिप्लोमेट बन जाओगे, आईएमएस ऑफिसर बन जाओगे, नहीं बनोगे। एडिशनली तो यूपीएससी या बीएससी भी है, लेकिन जैसे और जो सेकंड ग्रेड थर्ड ग्रेड जॉब्स हैं वो भी बुरी नहीं है। मतलब आपको अगर एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, सैलरी अच्छी है, डिसेंट है, तो आप एम्बेसी जॉब्स के लिए जा सकते हो। वो डेस्क जॉब्स होती हैं, उसमें आपको रिसर्च वर्क ज़्यादा करना होता है, या आपको किसी डिप्लोमेट के लिए असाइन कर सकते हैं। एमईए हम भी स्टाफ की तरह, हाँ, उनके असिस्टेंट की तरह, जिसमें आपके बॉस तो वो होंगे जो यूपीएससी क्लियर करके आए हैं और उनके साथ आपको भी उनके सहायक के रूप में लगाया जाए। इसके अलावा और क्या-क्या ऐसा कुछ आप बताना चाहें? इसके अलावा आप थिंक टैंक्स में बहुत सारे जा सकते हैं। इसके अलावा एक यूनाइटेड नेशंस में बताना भूल गया था, वो एक बहुत बड़ा ऑप्शन है। यूनाइटेड नेशन में कैसे क्या ऑप्शन बनता है? यानी रास्ता क्या है उसका? कैसे जाता है?
उसमें आपको सबसे पहले तो वही है कि थोड़ा-सा अपना सीवी बिल्ड करना पड़ेगा। जी। और कॉलेज टाइम से ही करना पड़ेगा, उसका कोई शॉर्टकट नहीं है। कि ऑर्गेनाइज़ेशंस इतनी बड़ी हैं कि आप डायरेक्टली वो आपको ऐसे नहीं लेंगे, आपको थोड़ा रेफ़रेंस चाहिए। लेकिन वो एक बहुत अच्छा रास्ता है, अगर आपने काम किया है और दिखेगा इंटरनेशनल रिलेशंस के ही फ़ील्ड में। मान लीजिए आपने रिसर्च पब्लिकेशंस कर रखे हैं बहुत सारे, या आप कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, रिसर्च ओरिएंटेड हैं, तो आप उन्हें अप्रोच कर सकते हैं और वो आपको बहुत सीरियसली लेंगे कि हमें कुछ नया दे सकता है। उसका यूपीएससी से इतना कोई लेवल ज़्यादा नहीं है। लेकिन उसमें फिर मैं जो जानना चाह रहा था कि जो कोई आम स्टूडेंट है, उसके लिए अपॉर्च्युनिटी कैसे बनती है कि उसको अगर मान लो किसी को यूएनओ में ऐसी जो जॉब है काफ़ी अट्रैक्ट करती है और उसने हायर से पढ़ाई भी कर ली। अब आगे रास्ता कैसे बनता है कि यूएनओ में नौकरी करने का, उसका कैसे? सर उसका रास्ता डायरेक्ट तो यूएनओ आपको नौकरी वैसे भी नहीं देगा, अनलेस अनटिल आप आईएएस ऑफिसर हो या आपका उस लेवल का कुछ है, इंटरनेशनल सिविल सर्वेंट जिसको बोलते हैं, कि आप वहाँ चले गए हो। तो उसका रास्ता वही है कि आपको पहले वहाँ भी इंटर्नशिप के लिए जाना पड़ेगा। अच्छा। अब वो इंटर्नशिप अप्रोच करने के लिए भी उसके पहले आपको कुछ काम यहाँ करना पड़ेगा। जैसे मैं भी आज डायरेक्टली वहाँ अप्लाई नहीं कर सकता, अच्छा। मैं करूँगा तो वो कंसीडर नहीं करेंगे। वो मुझे कंसीडर करें उसके पहले मुझे 1-2 साल काम करना पड़ेगा यहाँ। अब वो मेरे ऊपर है हाँ, कि जैसे लोग डिसर्टेशन लिखते हैं अपनी मास्टर्स में, ऑयल रिलेटेड इशू है या कुछ भी है, एनर्जी डिप्लोमेसी हो गई, एनर्जी सिक्योरिटी हो गई, तो आप अपनी डिसर्टेशन उन्हें पिच कर सकते हो कि इस पे मैंने काम किया है और यूएनओ के क्या प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, ये आपको मिल जाएंगे। उससे रिलेटेड अगर आप कुछ कर रहे हो तो आप उन्हें पिच कर सकते हो। तो जैसा कि आपने सुना, हमने अभ्युदय से बात की, इन्होंने हमको आईआर से संबंधित जो करियर के ऑप्शन है सबके बारे में जानकारी दी। शुरुआत हमने की थी कि आईआर सब्जेक्ट क्या है, फिर हमने करियर अपॉर्चुनिटी जानी, कौन कौन से कॉलेज और कौन कौन से यूनिवर्सिटीज़ कौन कौन से कोर्सेज करवाते हैं, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन या फिर उसके बाद पीएचडी कोर्सेज, इनकी फ़ी क्या है, यानी कि गवर्नमेंट जॉब में अगर आप जाएंगे तो वहाँ जाने के लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटी है वो हमने जाना। प्राइवेट सेक्टर में कौन कौन से ऑप्शन बनते हैं, मल्टीनेशनल कंपनी में आप जा सकते हैं, यानी कि प्राइवेट सेक्टर की जॉब से लेकर और यूएनओ की जॉब तक हर क्षेत्र में आपके लिए एक बड़ा स्कोप है और एक लेटेस्ट नया कुछ उभरता हुआ करियर आपके पास सामने आया है। तो हमें उम्मीद है इस चर्चा से आपके लिए कुछ फायदेमंद जरूर निकला होगा। अभ्युदय, आपका हमारे शो में आने के लिए धन्यवाद और हमारे दर्शकों को भी हमारे कार्यक्रम में अंत तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Let's Mic is not just a revolutionary idea. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's Mic.